दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस बार वीडियो थोड़ा लेट आया है, थोड़ा डिले के बाद आया है और उसके कुछ अपने रीज़न्स थे। तो इस बार का वीडियो भी हम लास्ट जो हमारा एपिसोड था कि कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने एक बीबीसी रिपोर्ट की बात की थी हमने, कि कैसे एक बीबीसी के चैनल के थ्रू एक रिपोर्ट आई और उसके बाद एक टोटल इमेज को, इंडिया की इमेज और गवर्नमेंट की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो इस दौरान डॉक्टर साहब, हम ऑलमोस्ट एक महीने बाद हम एपिसोड बना रहे हैं, लेकिन इस महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ हुआ है जो हमारी देश की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। जैसे कि एक हिडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बाद हमारे एक देश के मेन पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके लीडर, उन्होंने कैम्ब्रिज में जाके एक भाषण दिया, स्टेटमेंट दी। न्यूयॉर्क टाइम में भी कुछ ऐसा छपाया लेटेस्ट अभी कि इंडिया के बारे में और स्पेशली हमारी गवर्नमेंट के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इतनी नफ़रत, इतना सब कुछ, ये क्यों हो रहा है? ये चीज़ पूरे हम देखें वर्ल्ड में स्पेशली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। सॉरी, एक महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ कारण बने, उसमें से डॉक्टर सांझ की कुछ सेहत भी ठीक नहीं थी, वो भी एक कारण है। आज ठीक हैं, आज आपके सामने आपकी सेवा में बैठे हैं। वैसे तो स्वप्न जी, बात ऐसी है कि हमारी लाइफ में ये जो मनुष्य की लाइफ है, इसमें जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी है, संसारिक एक्टिविटी है, चाहे वो हमारा प्रोफेशन है, किसी प्रकार की भी एक्टिविटी है, हम कोमल कलाकार हैं, लेबर करते हैं, जो भी हमारा जो इस संसार में हमारा जो कर्म है, जो डीड है, उसको जो शक्ति मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेतना का बाहरगामी बहाव। कॉन्शियसनेस, चेतना, जो शक्ति है, अटर्नल फोर्स है, जो सनातन फोर्स, अटर्नल फोर्स है, जो आदि शक्ति जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सेल्फ लुमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो शक्ति ही जो सारे कर्म करवाती है। जब हम वर्ल्डली अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त चेतना का एक बाहरगामी बहाव होता है। मनुष्य की ये ट्रेजेडी है कि सारी जिंदगी उसको इस चेतना के बाहरगामी बहाव का पता ही नहीं चलता, बिकॉज इट इज द नेचुरल एंड एक्चुअल फोर्स जो हमें शक्ति प्रदान करती है इस संसार में कर्म करने के लिए। आखिरी प्राण आ जाते हैं, श्वास पूरा होने पर हम मौत के बेड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना का बाहरगामी बहाव ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो आखिरी दम तक लिखता ही रहूँगा। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये जो 80 क्रॉस कर गए हैं, अभी भी ये इस बाहरगामी बहाव में इन्वॉल्व हैं। कभी कोई दिन आएगा कि जब ये अंतर्गामी बहाव को भी जान जाए। एक रास्ता है बाहरगामी बहाव का, एक रास्ता है अंतर्गामी बहाव का। अंतर्गामी बहाव के रास्ते का, चेतना का जो बहाव, उसका तो हमें पता नहीं। हम तो सिर्फ एक ही जानते हैं, बाहरगामी बहाव। तो एक तो बात स्वप्न जी ये है कि
ये जो हमारे यहाँ बाहरगामी भाव है, उसमें जो हम टोटल कर्म करते हैं, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो चेतना ही है ना। क्योंकि हमें अंतर्गामी भाव का पता नहीं, इसलिए हम बाहरगामी जो बर्तारा है, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में एंड मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, हम सोचते हैं हम इस लाइफ को इसी से ही, इस लाइफ की जो ट्रेजिडीज हैं, इस लाइफ का जो दुखांत है, इस लाइफ की जो एंकुश है, जो स्ट्रगल है, हम इसी में ही अपनी लाइफ को निकालेंगे, इसी में ही हम लाइफ को एडजस्ट करेंगे। इसमें बहुत बार मैं बोलता हूँ, इस संसार में, सोसाइटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इज द कल्चरल कंडीशनिंग या कल्चरल मोल्डिंग। मनुष्य को इस प्रकार संस्कारित किया जाता है, ढाला जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब हम बचपन में थे 50s में एंड फिर कॉलेज में आ गए 60s में, 50s 60s में इंडियन सोसाइटी में मार्क्सिज्म का बहुत बोलबाला था, क्योंकि कई किताबों में, सिलेबस में भी मार्क्सिज्म था, पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में। अदरवाइज बचपन में ही हमारे यहाँ पंजाब के घरों में एक मैगजीन आया करता था, प्रीत लड़ी। गुरबख्श सिंह उसके संपादक थे, नवतेज सिंह, गुरबख्श सिंह। लो, बचपन में हमें अगर किसी ने मार्क्सिज्म सिखाया तो वो था प्रीत लड़ी। 5वीं 6वीं जमात में बच्चे पढ़ते हैं, घर में अगर उसकी प्रीत लड़ी या बाल संदेश लगा हुआ है तो ना चाहते हुए भी अब टाइम मिलता है उसको देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं। वो पढ़ते पढ़ते मेरे जैसे बहुत से लोग वो मार्क्सिज्म की पहली गुड़ुत्ती जो थी वो प्रीत लड़ी एंड बाल संदेश थे, उन लोगों को दी गई। बाहरमुखी बर्तारे की वो फिलॉसफी है। आगे गए, कॉलेज में गए तो सोवियत रशिया का बोलबाला, समाजवाद का बोलबाला, युवक केंद्र, जलंधर में युवक केंद्र हुआ करता था, मार्क्सवादियों को गढ़ हुआ करता था। और भी मार्क्सवादियों की इतनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्कूल में स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंड ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वकील साहबान, एडवोकेट्स को, एक ऐसा था वक्रो वक्रे प्रकार के लोग, उन सभी को एजुकेशन दिया करते थे, स्कूलिंग किया करते थे मार्क्सिज्म की। मैं 50 और 60 के दहाके की बात कर रहा हूँ। बच्चे थे, बचपन था, जवानी शुरू हो रही थी, तो जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उस वक्त तो मार्क्सिज्म की चर्च थी। बोला जाता था कि जो मार्क्सिज्म का स्टूडेंट नहीं, जो मार्क्सिज्म को फॉलो नहीं करता, वो इंटेलिजेंट नहीं। खैर, आगे चले गए। आपकी जनाब ने जो बोला ना, नफरत, धीरे धीरे जिंदगी बीत गई, बहुत से पड़ाव जिंदगी के पार किए, बहुत से फेजेस पे बीते, जिंदगी गुजरी। मार्क्सिज्म से निकलकर अम्बेडकरिज्म की भी स्टडी हुई, फिर जाकर चलो 42 साल की एज के बाद अंतर्गामी भाव की समझ आनी शुरू हुई। वो भी तब जब आचार्य रजनीश और सतगुरु ओशो ने मेरे जैसे लोगों की बांह पकड़ी और उनके लिटरेचर में इतनी कशिश थी, इतनी अट्रैक्शन थी, इतनी जान थी ओशो लिटरेचर में।
जब वो मेरे जैसे लोग उस लिटरेचर के विद्यार्थी बने तो समझ आनी शुरू हुई कि ये हिंदुस्तान में एक परंपरा चली आ रही है, एक संस्कृति चली आ रही है जिसको सनातन संस्कृति बोलते हैं। उससे पहले मेरे जैसे लोगों को सनातन संस्कृति का नहीं पता था। मैं तो आज भी आचार्य जनिष्को एंड ओशो को सदगुरु मानता हूँ एंड सलूट मारता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को जो कि एक जिज्ञासा थी, प्यास नहीं बुझती थी, मन उदास रहता था कि ये जो बाहरगामी बहाव है चेतना का इतना हावी हो गया था कि मन उदास हो गया। उदास होएगा ही क्योंकि जीवन का जो दूसरा पहलू है वो तो है नहीं। अंतर्गामी चेतना के अंतर्गामी बहाव का पता नहीं था। और जब ओशो ने आकर इस थ्रू दिस लिटरेचर इस सनातन के बारे में इंट्रोडक्शन दी, जानकारी दी, मैं आज भी मानता हूं कि 20वीं सदी में अगर कोई इनकलाब है आफ्टर मार्क्सिज्म वो ओशो लिटरेचर है। वो लोग जो कि सनातन दर्शन के नज़दीक नहीं गए एंड वो लोग जो अपने आप को सनातनी समझते हैं वो सनातनी समझते हुए भी सनातन की एबीसी नहीं जानते। मैं उन लोगों को अपील करूंगा कि ओशो लिटरेचर पढ़ना शुरू करें। स्वप्न जी आप सवाल उठाओगे कि डॉक्टर साहब जी आप सब कुछ छोड़कर उन सवालों पर, तो मैं उन सवालों पर आऊंगा, लेकिन व्हाई ओशो लिटरेचर? बिकॉज नो डाउट 750 के करीब ज़्यादा किताबें हैं ओशो लिटरेचर की, लेकिन उसमें एक किताब जो है विज्ञान वैरव तंत्र, वो ओशो रेवोल्यूशन का, ओशो लिटरेचर का फलक्रम है, न्यूक्लियस है। इतने इस देश में गुरु हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मूवमेंट चली हैं, लेकिन किसी ने भी उस विज्ञान वैरव तंत्र के बारे में भोग नहीं पाया। स्वप्न शायद आप भी नहीं जानते होंगे। वो विज्ञान वैरव तंत्र 112 टेक्निक्स, 112 टेक्निक्स का एक ग्रंथ है एंड दैट ग्रंथ इज अ डायलॉग बिटवीन शिवा एंड पार्वती। बहुत सारे लोग शिव पुराण पूजते हैं, शिव पुराण की कहानियां सुनाते हैं, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, सुबह शाम नाट भी करते हैं, शिव की भक्ति भी करते हैं, लेकिन जो शिव भगवान का जो कीमती ग्रंथ है विज्ञान वैरव तंत्र, जो कि सनातन की मेडिटेशन टेक्निक्स की बुनियाद है। मैं तो बहुत लकी हूं, मेरे जैसे वो लोग बहुत लकी हैं जिनको थ्रू सदगुरु ओशो विज्ञान वैरव तंत्र के दर्शन हुए। जेड़ा व्यक्ति एक बार विज्ञान वैरव तंत्र से जो व्यक्ति गुजर जाएगा वो इस सनातन की संस्कृति को, सनातन की विरासत को, सनातन की हेरिटेज को, इस सनातन दर्शन को समझ जाएगा कि बेसिकली ये सनातन है क्या। एनीवे, उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ओशो लिटरेचर में वो है भगवत गीता। भगवत गीता की व्याख्या बहुत सारे स्कॉलर्स ने पहले भी की है। इसके टीका, उसको टीका बोलेंगे, टीकाकार 1000 के ऊपर हैं, बहुत स्कॉलर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन किसी एनलाइटेंड व्यक्ति, किसी बुद्ध या बोधिसत्व को परावृत व्यक्ति के जो कॉन्शियसनेस है, उस चेतना के तल का व्यक्ति वो ही कर सकता है व्याख्या जो खुद एनलाइटेंड हो। तो सदगुरु ओशो की जो भगवत गीता की व्याख्या है, मैं कोई संकोच नहीं करूंगा इसमें एलाबोरेट करने में कि मेरी जिंदगी में जो तब्दीली है
जो यात्रा है फ्रॉम सिखिज्म, फ्रॉम मार्क्सिज्म एंड टू द सनातन, उसका जो बुनियाद है ये विज्ञान वैल्यू तंत्र एंड ये भगवत गीता है। मेरी बोली, मेरी ढलना, मेरी कंडीशनिंग, मेरे संस्कार इस वक्त जो सारे के सारे हैं, वो जो कुछ भी मैं बोलता हूँ उसका सोमा जो है वो मेरी अंतर्गामी जो यात्रा है गीता को ग्रहण करने में वो है। सनातन में जो मैं बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि सनातन की खूबसूरती ही उसका नॉन डुअलिज्म है, उसका अद्वैत्य है। बाकी जितने भी क्यूमल सेक्ट्स हैं, यहूदी है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, एंड इन एडिशन दैट इनका जो रिसेंट जो उनको भी मैं धर्मी बोलूँगा मार्क्सिज्म है, ये डुअलिज्म के जो बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ डुअलिज्म जो हैं उनके आपस में जो स्ट्रगल है ये दहीं तक सीमित है। एक सनातन दर्शन ऐसा दर्शन है जो वो बोलता है कि नो, ये लाइफ इन दोनों एस्पेक्ट्स का स्ट्रगल तो है ही है, इनकी यूनिटी तो है ही है, लेकिन इन दोनों एस्पेक्ट्स को अंगीकार करते हुए, रूपांतरण करते हुए इनके बीच खड़ जाना है या इनके पार चले जाना है। भाव नॉन डुअलिज्म हो जाना है, निर्द्वंद हो जाना है। इस दर्शन के कारण ही हमने भारतीय दर्शन वाले लोगों ने इन दो एस्पेक्ट्स को लड़ाया नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव, तमस रजस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लड़ते हैं हम, कोई शक नहीं, लेकिन हम इसको लड़ाते नहीं। हम इन दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, इन दोनों को अंगीकार करते हैं। दिस इज द डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म जिसको हम बोलते हैं। डुअलिज्म खत्म हो गया, अद्वैत्य को प्राप्त कर लिया, नॉन डुअलिज्म को निर्द्वंद हो गए। ये भारतीय दर्शन की खूबसूरती है। इसलिए हम अपने विरोधी को भी नकारते नहीं, उसकी होंद को कंसिडर करते हैं, उसको दुश्मन नहीं मानते, अपना ही वो हिस्सा है। ये भारत की, सनातन की, और उस अपने हिस्से की पता तब चलेगा जब हम बाहरगामी चेतना का विहाव और अंतर्गामी चेतना का भाव इसको एक बैलेंस में ले आएंगे। अभी तो बाहरगामी ही है, अंतर्गामी का तो पता ही नहीं, ना कभी किया है हमने। जब चलेंगे अंतर्गामी यात्रा पर तो टोटल सनातन की जो विद्या है, जो सिद्धांत है, वो एक्सप्लोर हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। हिम्मत तो कीजिए, हिम्मत तो कीजिए वो अंतर्गामी यात्रा पर जाने की। ये जो द्वंद्व के दोनों पहलू हैं, मैंने शुरू की थी बात मार्क्सिज्म से। 19वीं या 20वीं सदी में वर्ल्ड के जो जितने भी इंटेलेक्चुअल थे वो इस मार्क्सिज्म की लपेट में आए। राइटर्स, स्कॉलर्स, थिंकर्स, इसका मार्क्सिज्म का कोई मंदिर नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पुअर से पुअर कंट्री के एक शहर में भी ये इसकी फिलॉसफी इंटेलेक्चुअल्स के पास पहुंची, आज भी है। नो डाउट मार्क्सिज्म की जो देन है वो ये है कि इसने जो रिचुअल्स थे, कर्मकांड थे, ट्रेडिशनल क्यूमल सेक्ट्स के, वेरियस जो क्यूमल सेक्ट थे उनके जो कर्मकांड थे उनसे इसने छुटकारा दिलाया। लेकिन ये उन लोगों की ही वर्ल्डली फिलॉसफी बन गया, चाहे वो ये कैपिटलिज्म है एंड चाहे ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म बोथ आर रिलेटेड विद वन थिंग, दैट्स मैटर। और मैटर की फिलॉसफी को जो असली तरीके से जब बाहरमुखी वर्तारे को, जब पदार्थमयी वर्तारे को की व्याख्या जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने की है, मार्क्सिज्म ने की है, वो और कहीं नहीं मिलती। सो ये दोनों एक ही हैं। भारत में जो नफरत, सबसे ज्यादा नफरत थी जो फैलाई गई, उतनी तो मुगलों ने नहीं नफरत पैदा की थी कि जितनी ज्यादा नफरत 2 साल ब्रिटिश रूल ने कर दी।
10 या 12-15 से लेकर 1947 तक ये जो समा है 100, 125, 150 साल का, जब ये वेस्टर्न कंट्री की जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसकी बुनियाद इंग्लिश थी, सारे के सारे सब्जेक्ट वो वेस्टर्न के थे, मेडिकल साइंस वेस्टर्न की, इंजीनियरिंग वेस्टर्न की, यूनिवर्सिटियाँ वेस्टर्न की। हमारा जो गुरुकुल की परंपरा थी, जो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जो हमारी संस्कृति थी और जो संस्कृति थी, उसको निगेट कर दिया गया, उसको बदनाम कर दिया गया। एंड एक नवा सिस्टम जहाँ पे वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक कल्चर स्थापित कर दिया गया। उस कल्चर के तहत जब 19वीं सदी शुरू होती है, 1883-85 में कांग्रेस, अंग्रेज ही कांग्रेस पार्टी को बनाते हैं, अंग्रेज ही मार्क्सिज्म बनाते हैं, उसको लेकर आते हैं। एंड एक इवन के 1947 के आज़ादी के बाद भी हम समझते रहे एक कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, एक विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी है। हमारे जैसे लोग कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते रहे कि कांग्रेस ही करप्ट हैं, ये कम्युनिस्ट कुछ ईमानदार हैं, कुछ मेहनती हैं। पर ये मालूम नहीं था कि ये दोनों एक ही हैं। जो ब्रिटिश कल्चर के दिए हुए लोग, इन दोनों की एक ही कोशिश है कि सनातन को किस तरह ख़त्म करना है, इस सनातन संस्कृति को, इस सनातन सिस्टम ऑफ गुरुकुल को, सनातन की दी हुई जो देन है, पुरानी चली आ रही हमारी हिस्ट्री, सब कुछ इन लोगों ने तैश नैश करके एक नया कंडीशनड, एक नई मोल्डिंग हमारे गल मर दी। अब भी हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वेस्टर्न एजुकेशन है। हम संस्कृत नहीं जानते, हम अपनी लैंग्वेज नहीं जानते। हमें अपने देश से अगर इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं है तो उसका कारण यही है वेस्टर्न एजुकेशन। मैं डॉक्टर हूँ, वेस्टर्न डॉक्टर हूँ। एलोपैथी सिस्टम का अमेरिका में मेडिसिन की रिसर्च की जाती है, हम उनके दलाल हैं जहाँ मेडिसिन बेच रहे हैं। कभी सोचा नहीं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, वो करती क्या है। इतना बड़ा साइकोलॉजिकल स्लेवरी में हमें धकेल दिया इस वेस्टर्न कल्चर ने। उनका अपना एक फंडा है वेस्टर्न लोगों का, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी का, वेस्टर्न इस्लाम का, वेस्टर्न ज्यूइज्म का, वेस्टर्न मार्क्सिज्म का, वेस्टर्न साइकोलॉजी का। वो बाहर मुक्ता से दूसरा कंसिडर नहीं करते। फॉर देम ओनली थिंग इज दिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ओनली फिनोमेना इज दिस मटीरियल वर्ल्ड। इसी में ही वो मैनकाइंड को एडजस्ट करते हैं। कंट्रेरी टू दैट, हम भारत हैं, भारत में हम इसको कंसिडर करते हैं, पार्ट ऑफ आवर लाइफ है बाहर मुक्ता, लेकिन ना साथ में साथ हम अंतर्मुखी वर्तारे को भी साथ में साथ लेते हैं। इसीलिए एक पर्सन जो बाहरमुखीता भी कोई फॉलो करता है एंड अंतर्मुखता फॉलो करता है, उसको हम होलिस्टिक बोलते हैं, WHOL। जो होलिस्टिक है, संपूर्ण है, वो ही होली है। जो अधूरे हैं वो तो अधूरे, जो बाहर मुक्ता पर रहेंगे वो अधूरे हैं। बहुत रेयरली कुछ लोग अंतर्मुखता तक भी रहते हैं, अगर अदरवाइज जो अंतर्गामी चेतना के अंतर्गामी भाव का एहसास करेगा वो निगेट नहीं करेगा, उस तरीके का बैलेंस हो जाएगा कि वो बाहरमुखी वर्तारे को पूरा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमारी जो ये ऐसे बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री एंड वेस्टर्न सारा वर्ल्ड कहता है कि ये जो समाज है ये मनुष्य को बनाता है, मनुष्य जो है उसको जो क्या कैसा बनना चाहिए ये समाज बनाता है। एंड हमारा ईस्ट एंड हमारा भारतीय दर्शन बोलता है नहीं, इस समाज को हमारा इंडिविजुअल फ्लावरिंग बनाती है। जो हमारा इंडिविजुअलिज्म है, जो हमारी निजता है, जो हमारा गुण धर्म है, जो हमारा अंतर्मुखी स्वभाव है, मनुष्य को वो समझना पड़ेगा एंड उस स्वभाव के मुताबिक उसको समाज में विचरना होगा। सो स्वपन जी, ये जो कन्फ्रंटेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एंड द सब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये आज की नहीं, पुरानी चली आ रही है।
खूबसूरती इसमें यही है कि हम भारतीय दर्शन वालों ने, जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं था, तो हमारे वहाँ 4 वाक थे। 4 वाक का महर्षि बृहस्पति था। 4 वाक को हमने निगेट नहीं किया। 4 वाक इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सनातन धर्म। ये जो लोग, लेफ्टिस्ट लोग, इसको थोड़ा सा सनातन धर्म के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और उनकी गलत फहमी है ये। हम इसको बाहर नहीं निकालते। 4 वाक को हम कंसिडर करते हैं। रावण को हम लेते हैं। जो भी हमारे यहाँ हैं दानव लोग, उनको हम बाहर निकालते। सो इसलिए हम इस मनुष्य जाति को, इस पृथ्वी को, कहीं भी हो, उसको हम एक मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। ये जो वेस्ट वाले लोग हैं, ये लॉपसाइडेड हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाए, खब्बा पस्सा मर जाए या सज्जा पस्सा मर जाए, या किसी प्रकार ये पैरालाइज लोग हैं, लॉपसाइडेड हैं, हाफ साइडेड हैं, एक तरफ की इनकी सोचनी है। उसमें क्या है? ये अहंकार। हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, ये ठीक है। अभी देखो ना आप कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई तो है, सनातन के खिलाफ। जो थोड़े बहुते लोग इसकी सपोर्ट पे हैं, इनको वो, इनकी आँख का वो रोड़ा बन जाते हैं। ये कैसे मुड़ सनातन उठ रहा है, कैसे ये विश्व को बोल रहे हैं कि कुटुंब है, ये हमारा परिवार है, एक, हम सभी एक हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बोलते हैं कि नहीं, हम आपको एक उसमें नहीं रखेंगे, हम आपको मारेंगे। जो लड़ाई है दानव और देव की, उसमें ये लोग वेस्टर्न इज दानव। मैं आपको और बता दूं कि पतालवासी जो लोग हैं, उनको हम दानव बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। जो आकाश वासी हैं, उनको हम देव बोलते हैं। धरती के ऊपर जो रहते हैं, उसको हम मानव बोलते हैं। लेकिन ये जो दानव लोग हैं, अब ये इनका दानवों का जो सबसे बड़ा गुरु है, जिसको हम कुबेर बोलते हैं, रावण ने उस कुबेर को लूटा था। मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री में जो दानव है, दानवों का जो गुरु कुबेर है, वो जॉर्ज सोरस है। जॉर्ज सोरस जस्ट लाइक कुबेर, उसको, उसके पास इतनी दौलत है कि किसको भी खरीद सकता है, किसको कोई खड़ा कर सकता है, किसको भी बेच सकता है। थ्रू द वर्ल्ड इन लोगों ने, उन्होंने क्या बनाया, वो क्या उसको बोलते हैं, वर्ल्ड फाउंडेशन, कौन सी हैगी है, फ्री फाउंडेशन, इतना कोई है नहीं बनाई हुई है, फ्रीडम की फाउंडेशन। उसके तहत हर एक कंट्री में उसके जो भाड़े के टट्टू हैं। हिंदुस्तान में भी जितनी एनजीओज हैं, सभी को उनके अकाउंट्स में करोड़ करोड़ रुपया वेस्टर्न से आता है। तो अब जो नया सिस्टम है, जिसमें जो अभी सब चीख रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ईडी डिपार्टमेंट छापे मार रहा है, आधे थे एनजीओ जो थे, जब उनको बोला कि भी आपका इतना करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आया, मोदी साहब होने के बाद डिजिटलाइजेशन होने के कारण जो पैसा बैंक में आता है, वो सरकार के पास उसकी रिपोर्ट उसी वक्त पहुंच जाती है। तो जब उनसे पूछा कि भी इतने करोड़ रुपया आया, ओके, हम एक्सेप्ट करते हैं, आप एनजीओ हैं, लेकिन आपने कहाँ लगाया, इसका हिसाब तो दो। साफ देने की बजाय वो एनजीओ बंद हो गई। अब ये सिलसिला तो चलेगा नहीं। किसान आंदोलन ले लो, एक झूठ पर खड़ा आंदोलन, कितने अरबों खरबों रुपया जॉर्ज सोरस एंड अदर उसके चेले चामटे थे, उनसे उसको चलाने के लिए आया। अभी भी पंजाब में ले लो, पंजाब में जो भी एंटी इंडिया गलबात होगी, वो उन धन कबीरों का ही पैसा है। एंड जो व्यक्ति धार्मिक नहीं, मैं फिर बोलूँगा, जो व्यक्ति धार्मिक नहीं, वो किसी टाइम भी किसी के हाथों भी बिक जाएगा, बिक सकता है। उसको थोड़ा सा चारा दिखाओ, चारा मीन्स ये रुपया, ये डॉलर दिखाओ, तो लारें लपटपने लगेंगी, धर्म पीछे रह जाएगा। मैं फिर बोलता हूं कि धार्मिक व्यक्ति तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, किसी को दुख दे ही नहीं सकता, कोई हेरा फेरी कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ जो अधर्म पर खड़े लोग हैं, यही दूसरे को दुश्मन मानकर
उसको बर्बाद करना चाहते हैं, अपने हंकार की पूर्ति। जॉर्ज सोरस इज अनदर कुबेर। इतने उसने बखरे कंट्रीज में जो अपनी मर्जी के मुताबिक राज सत्ता चलाई है, तो हिंदुस्तान में भी वो अब तो खुद बोल पड़ा। अगर ना बोलता तो लोगों को समझ नहीं थी या नहीं, वो खुद बोल पड़ा। उसके बोलने से जो हिडनबर्ग का फिनोमेना था वो भी एक्सपोज हो गया। जो बीबीसी ने नफरत गोली थी भारत के खिलाफ वो भी एक्सपोज हो गई। एंड जो कुछ जॉर्ज सोर्स बोल रहा है, या न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है, वही हमारा एक लीडर जाके कैम्ब्रिज में बोलता है। वही उनकी जो दी हुई बोली, वो तो तोता है। पप्पू जिसको बोलते हैं वो तो तोता है। उसको जो पहले यहाँ पे लिख कर देते थे कि आपने ये बोलना है, अब इंटरनेशनल मंच पर उसके साथ बैठे होते हैं वो। इन लोगों का हंकार पूर्ति का जो वसीला है वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा करने के लिए ये किसी हद तक भी किसी भी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, किसी भी देश को बदनाम कर सकते हैं। अब देखो ना कि हमारे साथ हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। देखो ही जाके बाहर हमारी पार्टी का नेता वहाँ बोले कि चाइना इज पीसफुल, हार्मोन चाइना में है, डेवलपमेंट चाइना में है। व्हाट इज दिस? बेवसी। जैसे किसी तोते को पढ़ा दिया जाता है, बाड़े के टट्टू को बोल दिया जाता है, किसते को स्क्रिप्ट लिखकर दे दी, जे जाकर बोल दो। ये स्वपन जी बहुत देर चलता नहीं, क्योंकि जो झूठ होता है, नो डाउट फॉर द टाइम बीइंग, वो प्रोपेगेंडा पर टिकता है। मॉडर्न ज़माने में ये जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है तो चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा का सबसे, अब जो सोशल मीडिया आ गया, प्रोपेगेंडा किसका करना पड़ता है? झूठ का, जिसकी होंद नहीं है। उसका एक नरेटिव क्रिएट करना पड़ता है कि ये है, लोगों के सामने परोसना पड़ता है कि ये है। कुछ साल चलता है, उसके बाद वो अपने आप ही गिर जाता है। वो जो ऑलमाइटी शक्ति है उसने तो बैलेंस रखना है। एनीवे, ये जो आपने सवाल उठाया कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ जो एक नफरत वर्ल्ड वाइड, एक नफरत का फिनोमेना, उसमें कुछ हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, वेस्टर्न के जो पेड बंदे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो सनातन विरासत के धारणी हैं, जो इसको थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस हकारा टाइम्स चैनल के जो हमारे प्रेमी हैं, जो मित्र हैं, उनको एक स्नेहा देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को समझना है तो आचार्य रजनीश या ओशो की तरफ से की गई विज्ञान वैरव तंत्र की व्याख्या, ओशो इज यूनिक बिकॉज ऑफ विज्ञान वैरव तंत्रा। किसी व्यक्ति ने उस पर व्याख्या नहीं की। उस पढ़ोगे, समझोगे, नया जन्म हो जाएगा। उसके बाद गीता को अच्छी तरह समझना है तो ओशो के द्वारा दी हुई भगवद गीता पर कमेंट्री, जो कि 8 वॉल्यूम में है, उसको पढ़ो। विल कम टू नो अबाउट द ऑथेंटिक सनातन हेरिटेज। एक बार फिर आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।